रूस यूक्रेन वॉर जोन से सनसनीखेज खबर हमारे सामने है। यूक्रेन के कुछ सैनिकों में एक रहस्यमयी वायरस पाया गया है। जर्मनी के अमेरिकी एयरबेस में इनका इलाज चल रहा है। शरीर में आए वायरस के सोर्स का पता अभी तक नहीं चल पाया है। ये हैरान कर देने वाली खबर इस वक्त हमारे सामने है, वो भी तब जब लगातार ये आशंका जताई जा रही हो कि इस युद्ध में बायो वेपन का इस्तेमाल मुमकिन है। अब जो सैनिक हैं उनके शरीर में, उनके जिस्म में एक रहस्यमयी वायरस पाया गया है। और देखिए खबर आप देखिए बेहद सनसनीखेज है। इसको और विस्तार के साथ हमारे सहयोगी मनीष से भी समझेंगे, लेकिन पूरे वॉर की तस्वीर को बदल सकती है खबर। डिटेल के साथ इस पूरे मामले को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हालात बेहद गंभीर। वॉर जोन से एक्सप्लोसिव यूक्रेनी सैनिकों में जो वायरस है वो कैसे चिंता बढ़ा रहा है। यूक्रेन के कुछ सैनिकों की बॉडी में ये वायरस ट्रेस किया गया है, वायरस मिला है। जर्मनी के अमेरिकी एयरबेस में इलाज इनका लगातार जारी है। सैनिकों के इलाज में विशेष दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल दवा है वो शरीर पर कोई असर ही नहीं कर रही है। शरीर में वायरस कहां से आया, इस पर अभी तक कोई जानकारी, कोई डिटेल्स नहीं है। घटना की डिटेल बाहर नहीं आने दी जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब अब यूक्रेन के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसकी आशंका तो थी, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो गया है? ये वो सवाल है जो हर किसी को परेशान कर रहा है। बायो वेपन का इस्तेमाल किसी भी वक्त इस जंग में किया जा सकता है, इसके आसार, इसकी आशंका लगातार जताई गई, और अब क्या वही होता हुआ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इस तरह से इलाज चल रहा है यूक्रेनी सैनिकों का, जिनके जिस्म में, जिनके शरीर में वो रहस्यमयी वायरस पाया गया है। आइए इसकी पड़ताल करते हैं। वायरस की एंट्री क्या हो चुकी है रूस यूक्रेन वॉर में? पहली थ्योरी जो है वो क्या है? रूस यूक्रेन वॉर में बायो वेपन के इस्तेमाल का शक और ज्यादा गहराता जा रहा है, पुख्ता होता जा रहा है। वॉर शुरू होने के बाद इसकी आशंका लगातार बनी हुई है। यह है सबसे बड़ी वजह जिससे इस थ्योरी पर यकीन होता है। थ्योरी नंबर 2 क्या है? यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी बायो लैब से यह संक्रमण संभव है। यह थ्योरी सामने आ रही है। वजह क्या है? अमेरिका इस पूरी घटना पर चुप्पी साधे हुए है। एक लफ्ज नहीं बोला गया है अमेरिका की तरफ से। अब तीसरी थ्योरी क्या कहती है? हल्के टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल हुआ हो, यह भी मुमकिन है। और तीसरी थ्योरी जो है इसी की तरफ इशारा कर रही है। वजह क्या है? वॉर की शुरुआत से ही इसकी आशंका बनी है। तो अगर ऐसा हो भी गया हो तो इसमें ताज्जुब होना नहीं चाहिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष झा, हमारे वो सहयोगी जो 3 महीने मॉस्को में रहकर आए, रूस की हर स्ट्रैटेजी पर पैनी नजर बनाए रहे, तमाम रिपोर्ट्स वहां से पेश करते रहे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये जो रहस्यमयी वायरस की खबर सामने आई है, क्या आपको लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट जिसका जिक्र पिछले कई महीनों से हम और आप डिबेट्स में कर रहे थे कि ये हो सकता है, वो हो गया है क्या? देखिए, मेरा मानना है कि युद्ध देखिए 11वें महीने में प्रवेश कर चुका है और इस समय किसी भी संभावनाओं से रूल आउट नहीं किया जा सकता। अगर इस तरीके के वायरस पाए गए हैं और जो मैन मेड हैं, जो लैब से जनरेट किए हुए हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। और युद्ध के इस स्टेज में इसका इस्तेमाल होना मेरे को लगता है पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें अमेरिकन लैब से भी वो रिलीज किया जा सकता है, रशिया की तरफ से टैक्टिकल वेपन में भी डाला जा सकता है, या यूक्रेन का भी एक ये टैक्टिकल मूव हो सकता है। तो लिहाजा किसी भी पॉसिबिलिटी से रूल आउट नहीं किया जा सकता है। इसके जो रिजल्ट होते हैं वो बड़े बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट आते हैं। आप थोड़ा सा वायरस लॉन्च करिए और उसके बाद देखिए कि कैसे सेना धाराशायी होती है। ये इफेक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसका रिजल्ट हमने यानी अमेरिका, रूस और यूक्रेन किसी की तरफ से भी ये किया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है दोनों तरफ से, क्योंकि ये लड़ाई की एक विधा है। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर एक अपने आप में एक विधा है। इसका इस्तेमाल बड़े ही व्यापक। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर है, इस बीच एक बड़ी खबर है, वो भी बतानी जरूरी है। बायो वेपन पर अमेरिकी ऐलान के 2 दिन के बाद ही ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अमेरिका ने अपने बायो वेपन नीति बदलने की बात कही थी। अमेरिका ने चीन और रूस से जताया था बायो वेपन का खतरा। अब यूक्रेनी सैनिकों में वायरस होने से हड़कंप मच गया है, और इसी की बात, इसी की चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर ये किसने किया, क्योंकि इसकी भी आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से, क्योंकि देखिए बायो वेपन को लेकर नीति बदलने की बात पहले ही वो कह चुका था। उसके पीछे रीजन है रूस चीन से खतरा।
अब यहां रूस भी हो सकता है, इसमें यूक्रेन भी हो सकता है, लेकिन बायो वेपन की आशंका बहुत पहले से जाहिर की जा रही थी। तो अब ऐसे में क्या अब युद्ध उस दिशा की ओर, उस मोड़ की ओर आगे बढ़ रहा है क्या, जहां पर अब इन सब हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा? 2 दिन पहले पेंटागन ने बायो और केमिकल वेपन पर नीति बदलने की बात कही थी। अमेरिका ने इसके पीछे चीन और रूस के खतरे का जिक्र किया था। चीन और रूस, अमेरिका ने काउंटर अटैक की तैयारी शुरू करने की बात कही थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि किसने इसकी शुरुआत की है। ट्रीटमेंट, वैक्सीन और जरूरी उपकरणों पर काम शुरू भी हो चुका है। यानी कि आशंका, डर पहले से इस बात को लेकर था कि ऐसा हो सकता है। और अब जब हम देख रहे हैं कि यहां यूक्रेनी सैनिकों के अंदर जो रहस्यमयी वायरस है, उसकी वजह से यहां पर सैनिक बीमार हो रहे हैं, उन पर नॉर्मल दवाएं काम नहीं कर रही हैं, तो अब यह आशंका और बढ़ गई है। कर्नल अनुराग शुक्ला, तो अब हम उस मुहाने पर, उस मोड़ पर इस जंग में पहुंच चुके हैं जहां पर अब इन हथियारों का इस्तेमाल धड़ल्ले से होगा। बिल्कुल, ये शुरू से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस तरह के वेपन किसी भी वक्त यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। वायरस जो होता है वो सर्दी के मामले में, सर्द में, ठंडे मौसम में ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और लोकलाइज रहता है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हुआ है या एक्सीडेंटली ये एक्सपोज हो चुका है, इसके बारे में तो कहना अभी मुश्किल होगा। लेकिन ठंड के मौसम में इसको इस्तेमाल करने का अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि लोकलाइज रहेगा, कुछ पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे यूज़ किया गया उनके इंटेंडेड जगह से ज़्यादा नहीं फैलेगा। तो हो सकता है कि जैसे अभी अमेरिका ने अपना बयान जारी किया है और उसके अगले 2 दिन बाद ही इस तरह की खबर आई है, तो हो सकता है कोई ऐसा एक्सीडेंट भी हो सकता है जिसकी वजह से बिल्कुल। और यही वजह अनुराग सर कि इसको कंटेन करने के लिए क्या मेजर्स है वो अमेरिका उठाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बयानों में संकेत है। फ्रंटलाइन से सामने आया है यूक्रेनी सैनिकों का एक और वीडियो। ये नया वीडियो है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मोर्चे पर आगे बढ़ते दिखे हैं यूक्रेनी सैनिक। रूसी हमलों के बीच फिर से मोर्चे बंदी की किस तरह की जा रही है तैयारी, ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर करते हुए ऐसे वक्त में जब इस युद्ध में बायो वेपन के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। कई यूक्रेनी सैनिकों के शरीर में ये रहस्यमयी वायरस पाया गया है, उसके बावजूद भी यूक्रेन पूरी तरह से मैदान जंग में डटा हुआ नजर आ रहा है। यूके देवनाथ साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं इस रहस्यमयी वायरस को लेकर। देखिए समीर, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि बायो वेपन का इस्तेमाल एक 2 तरफा धारदारी तलवार है। हाँ। इसमें आप दुश्मन के ऊपर अलग अलग तरीके से, हवा से, जमीन से या तोप से आप उसके ऊपर वायरस या बैक्टीरिया छोड़ देते हो। लेकिन ये याद रखना चाहिए क्योंकि बायो वेपन में आपने जो बैक्टीरिया वायरस छोड़ा है वो युद्ध भूमि में हमारे सोल्जर्स हैं उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। यानी रूस अगर आज बायो वेपन फायर करता है यूक्रेन के फौजियों के ऊपर, तो वो बैक्टीरिया 2 दिन के बाद, यानी वो अपने सैनिकों की जान भी खतरे में डाल रहा है ऐसा करके, अगर ऐसा किया है तो। जो पानी से, हवा से सिविलियन पॉपुलेशन तक जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, जहां पर इस बायो वेपन के इस्तेमाल की बात हो रही है वहां आधी जनता यानी 50% से ज्यादा जनता तो रूसी मूल के निवासी हैं। ठीक है। तो इससे तो ये दोनों साइड नुकसान पहुंचा सकता है। इस बीच बड़ी खबर यह है, सोलेडर शहर पर आखिरकार रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेन के एक और शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रशियन वैगनार फोर्सेस के आगे यूक्रेन ने घुटने टेक दिए हैं। वैगनार कंपनी के चीफ ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। सोलेडर शहर की प्रशासनिक बिल्डिंग के बाहर रूसी सेना तैनात नजर आ रही है। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सोलेडर की प्रशासनिक बिल्डिंग के बाहर की है, जहां रूसी सैनिक आपको नजर आ रहे होंगे। तो आप देखिए किस तरह से बताया जा रहा था, समझा जा रहा था, एक्सपर्ट्स दावा भी कर रहे थे कि नए साल यानी 2023 में, क्योंकि रूस इस टारगेट को लेकर चल रहा है कि 24 फरवरी जब 2022 में इस जंग की शुरुआत हुई थी उससे पहले कुछ बड़ा करना है और उससे पहले ही जो मुकाम है उसको हासिल करना है। अब आप देखिए सोलेडर शहर में जो कब्जा हुआ है इसके आप मायने समझिए। सोलेडर पर रूस का टोटल कंट्रोल, वैगनर फोर्सेस ने पूरे सोलेडर को कब्जे में ले लिया। कौन बता रहे हैं? वैगनर चीफ येवगेनी की तरफ से दावा है कब्जे के लिए हमने पिछले कुछ दिनों में भीषण लड़ाई को लड़ा है। यह बकायदा वैगनर ग्रुप की तरफ से दावा। शहर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया गया है सोलेडर शहर के चारों तरफ, ताकि यूक्रेन अब वहां पर बढ़त न हासिल कर
कर पाए। कितने लोग बंदी बनाए गए हैं इसकी अभी जानकारी कल दी जाएगी, यानी कि अभी इस पर और जानकारी डिटेल्स आनी बाकी है। इधर जो डीपीआर है, डीपीआर के रूस समर्थक प्रमुख ने यह कहा है कि शहर अब आजाद है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लगातार रशियन फोर्सेस के समर्थन में थे। अब आप देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका हम रुख कर रहे हैं। कैप्टन देवनाथ, मेरा सवाल आपसे ही है, ये बताइए सोलेडर की जो जीत है वो रूस के लिए कितने मायने रखती है? करुणा, सोलेडर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखें 15 दिन से जो बाखमुत का युद्ध है, सोलेडर जो है उसके लेफ्ट फ्लैंक को प्रोटेक्शन देता है। तो सोलेडर से अब युद्ध जीतने के बाद रूसी सेना जो है बाखमुत को फ्लैंक से अटैक करने का शायद प्लान बना रही है। और देखिए इसके बाद बाखमुत के युद्ध में अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो सीधा अगला खतरा रूसी सेना जो है खार्किव को पहुंचा सकती है। ठीक है, मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और मनीष, डोनबास में भी काफी वक्त आपने गुजारा, अब डोनबास को लेकर क्या स्ट्रेटेजी फिलहाल नजर आ रही है और सोलेडर को कब्जे में लेना ये कितना महत्वपूर्ण है इस जंग के लिहाज से इस रीजन में? बिल्कुल समीर, देखिए जब हम सोलेडार या बाखमुत की बात करते हैं तो इसका वही महत्व है जो नेपोलियन के लिए वाटरलू या फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के लिए रूस पर आक्रमण करने जैसा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि बाखमुत की जब लड़ाई शुरू हुई तो उस लड़ाई में यूक्रेन ने अपने अलग अलग जगह से, यहाँ तक कि जो खेरसॉन में उनकी सेना थी उनको भी वहाँ से ट्रांसफर करके बाखमुत में लगाया। यानी यूक्रेन ने अपनी सेना का लगभग 60% जो ताकत है वो बाखमुत में झोंक दी। और वैसी स्थिति में जब सोलेडार और बाखमुत में अब रूस की आक्रामक विजय हो रही है तो इसका मतलब है कि यूक्रेन की आधी से ज्यादा ताकत जो है वो खत्म हो गई है, तभी जाकर रूस को ये विजय इसलिए हासिल हुई है। और इसीलिए जो जेलेंस्की कहते हैं कि लाशों के ढेर पर इसमें रूस बाखमुत में अंदर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि वहां भयानक तबाही हुई है और सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन की सेना पूरी तरह से टूट चुकी है। इस बीच ये तस्वीर भी देख लेना बहुत जरूरी है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये सोलेडर के प्रशासनिक बिल्डिंग के बाहर की है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इस तस्वीर में वहां पर आपको रूसी सैनिक आपको नजर आ रहे होंगे और ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि सोलेडर शहर पर अब यूक्रेनी कंट्रोल खत्म हो चुका है और अब यहां पर रूसी फौज का कब्जा हो चुका है। तो देखिए इससे पहले हमने इस जीत के बारे में आपको पूरी डिटेल दी थी, लेकिन अब इसको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि जो सवाल उठाया था कि आखिर सोलेडर की विजय क्यों खुद पुतिन के लिए बेहद मायने रखती है, इस विजय को आप समझिए रूस के लिहाज से पुतिन की महाविजय क्यों कहा जा रहा है सोलेडर को। दिसंबर में पुतिन ने युद्ध की कमान खुद संभाल ली थी, ये बड़ी बात जो लगातार हम आपको बता रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे। 17 दिसंबर को पहली बार पुतिन वॉर रूम में पहुंचे थे, वॉर कमांडर्स के साथ मुलाकात की थी। पुतिन की कमान में रूस को सोलेडर में पहली बड़ी जीत मिली है और इसके साथ ही रूस के मिशन बाखमुत का जो रास्ता है वो भी साफ हो गया है। यूक्रेन ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकी, फिर भी सोलेडर में यूक्रेन को हार नसीब हुई। खेरसॉन के मोर्चे पर भी यूक्रेनी सेना को इधर भेजा गया था। मनीष झा हमारे साथ आप लगातार बने हैं, आपने एक्सटेंसिव तरीके से इस कवरेज को देखा, ना सिर्फ रशिया में रहकर बल्कि यूक्रेन वॉर जोन में भी आप गए हैं। आप जब यूक्रेन इस बात का दावा कर रहा था कि हम भगा देंगे, मारे जाएंगे रशियन सैनिक और वेस्टर्न फोर्सेस उनके पीछे थी, लेकिन रशिया को जो चाहिए था वो तो मिल रहा है, वो लगातार जीत हासिल कर रहा है वॉर जोन में। बिल्कुल, और खास करके इसके मायने इसलिए और ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आप देखिए सितंबर में खार्किव में रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा, अक्टूबर में लीमन से पीछे हटना पड़ा और नवंबर में खेरसॉन से पीछे हटना पड़ा। लेकिन 17 दिसंबर वो तारीख थी जो रूस की सेना के लिए टर्निंग पॉइंट था। 17 दिसंबर को पहली बार प्रेसिडेंट पुतिन बतौर कमांडर इन चीफ वॉर रूम में पहुंचे और उसके बाद पुतिन के नेतृत्व में यह पहली विजय हुई है, वो विजय जो रूस और यूक्रेन के युद्ध का पूरा जो है पलड़ा बदल सकता है। और यही वजह है कि अब आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि पुतिन के कमान संभालने के बाद रूसी सेना का एक नया रूप देखने को मिल रहा है और उसके बाद पहली बार रूस को एक निर्णायक विजय श्री हासिल हो रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी मीटिंग की खबर आ रही है। मीटिंग में रूस और अमेरिका के शामिल होने की बात सामने आ रही है। दिमित्री मेदवेदेव और अमेरिकी विदेश उप मंत्री मीटिंग में मौजूद थे। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, तुर्की में हुई है ये मीटिंग, अमेरिका और रूस के बीच ये सीक्रेट मीटिंग हुई है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग के हालात के बीच ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग के
मायने क्या है, इसको समझना भी बेहद जरूरी है। ये तो बहुत चौंकाने वाली खबर है प्रत्यूष। निश्चित तौर पर जंग जब से जारी है तब से लेकर अब तक के हालात पर अगर हम गौर करें तो ये मीटिंग अगर हुई है, जिसके पूरे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं और सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि ये मीटिंग हुई है, तो अपने आप में ये बड़े संकेत देने वाली मीटिंग है। क्या हुआ है रूस और अमेरिका के बीच हुई इस मुलाकात में? बेहद अहम मुलाकात थी। आपको बता दें कि अभी इस मीटिंग की कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है, पुष्टि नहीं की गई है दोनों देशों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी जो जानकारियां सामने आई हैं वो चौंकाती हैं। यूक्रेन वॉर पर अमेरिका रूस के बीच तुर्की में सीक्रेट मीटिंग की खबर सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से। मीटिंग हुई किसके बीच? दिमित्री मेदवेदेव और विक्टोरिया नुलैंड के बीच ये मीटिंग हुई है। दिमित्री मेदवेदेव को रूस में नंबर 2 माना जाता है। दिमित्री मेदवेदेव के बारे में जान लीजिए। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं मेदवेदेव, और विक्टोरिया नुलैंड यूएस की विदेश उप मंत्री हैं और यूक्रेन को लेकर एक बड़ी रणनीतिकार के तौर पर पिछले तमाम महीनों में जंग के हालात के मद्देनजर बनकर उभरी हुई हैं। उम्मीद क्या है? दोनों देश वॉर खत्म करने का रास्ता निकाल सकते हैं। आशंका क्या है? अगर सहमति बन गई तो जेलेंस्की के लिए राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, इस मुलाकात से क्या साबित हो रहा है? अगर यह मुलाकात होती है, आने वाले वक्त में यह कंफर्म हो जाता है और सोर्सेस जो कंफर्म कर रहे हैं कि यह मुलाकात हुई है, तो इसके मायने क्या हैं? इन दोनों देशों का जंग के ऐसे हालात में मिलना क्या बता रहा है? बिल्कुल, देखिए, खास करके तब जब हम बात कर रहे हैं विक्टोरिया नुलैंड के बारे में, उनकी डेजिग्नेशन पर मत जाइए कि वो अमेरिका की विदेश उप मंत्री हैं। हाँ। असल बात यह है कि बीते 15 साल में और आज यूक्रेन जहां है, जिस हालत में है, वो बस विक्टोरिया नुलैंड के दिमाग की उपज है। उसी की वजह से आज ये लड़ाई चल रही है और ऐसी स्थिति में वो जो फैसला लेंगी, आप मानकर चलिए कि प्रेसिडेंट बाइडेन का वही फैसला है, उस पर वो वही मुहर लगाएंगे। तो विक्टोरिया नुलैंड एक तरफ, दूसरी तरफ रूस की तरफ से नंबर 2 का भेजा जाना, मतलब इसके बाद तो बस केवल पुतिन और बाइडेन की ही मीटिंग हो सकती है। इतनी बड़ी सीक्रेट मीटिंग का इस वक्त होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों मनीष इसको कहा जा रहा है कि जो भी अगर मीटिंग की सच्चाई है, ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकती है? ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, आपसे समझना चाहूंगा, क्यों ये कहा जा रहा है ये सीक्रेट मीटिंग यूक्रेन के लिए एक बड़ा सेटबैक भी हो सकती है अगर वाकई में सच्चाई इसमें? तो देखिए, यूक्रेन के लिए इसलिए सेटबैक हो सकता है कि ये अब ये एक सीज फायर की तरफ अगर शांति वार्ता बढ़ती है आगे और इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलता है तो सीज फायर की तरफ बढ़ेगा। अब सीज फायर जब होगा तो 4 स्टेट तो यूक्रेन लूज कर चुका है, इसमें रशिया का आधिपत्य है, लिहाजा यूक्रेन कहती है ये तो लॉस सिचुएशन है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने हमेशा कहा कि हम 1-1 इंच रशिया से वापस लेंगे तभी ये युद्ध विराम होगा, लिहाजा इसलिए उनकी घबराहट इसमें सामने आ रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये अगर पीस टॉक में कन्वर्ट होता है, सीज फायर कन्वर्ट हो जाता है इस मीटिंग के बाद, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शरदेंदु सर, एक बात समझ में नहीं आती, एक तरफ अमेरिका उकसाता है, लगातार हथियार सप्लाई करता है, पैकेजेस देता है, और फिर पीछे से आप सीक्रेट मीटिंग करते बिहाइंड द कर्टेन, ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही। युद्ध का तो अंत होना है ना, किस तरीके से युद्ध का अंत होगा? ये पीस टॉक से ही होगा जब दो देश आपस में मिलेंगे। देवनाथ सर, इसमें तो आप अमेरिका ने पीठ थपथपा दिया यूक्रेन का कि हम तुम्हारे साथ हैं, और इधर आप रूस से मीटिंग कर रहे हैं, तो लूजर कौन हुआ? फिर तो यूक्रेन हो गया लूजर। देखिए प्रत्युष, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में भी एक धड़ा है जो अब यूक्रेन के युद्ध से थक चुका है। अमेरिका ने अब तक 64 या 68 बिलियन डॉलर पंप इन किया है और वो देख रहा है कि इतना हथियार देने के बावजूद यूक्रेन जो है वो इन 4 प्रांतों से, यानी डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सन और ज़ैपोरिज़िया से रूसी फौजों को पूरी तरह से पीछे धकेल नहीं पा रहा है।